दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे चीन और ताइवान के संबंधों के बारे में। चीन अलग देश है, ताइवान अलग देश है, लेकिन चीन कहता है कि ताइवान उसका ही द्वीप है और इस पर उसका ही कब्जा बनता है। लेकिन इतिहास में कहीं भी ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि वर्तमान चीनी सरकार का किसी भी तरीके से वर्तमान ताइवान पर कोई अधिकार किसी भी तरीके का दिखाई देता हो या हो, ऐसी कोई संधि भी नहीं है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। यह अलग बात है कि ताइवान एक द्वीप है, समुद्र में स्थित है और चीन से लगा हुआ है, और ताइवान में अधिकतर जो आबादी है वो चीन से ही आकर बसी हुई है। और इससे पहले चीन के ही शासक वहाँ पर शासन भी कर रहे थे, लेकिन इतिहास के विभिन्न घटनाक्रमों में जो हालात बने और जो वर्तमान की स्थिति है उसमें कहीं भी किसी भी तरीके से चीन का कोई हक ताइवान पर नहीं बनता है। इसलिए यह सवाल भी बनता है कि क्या आने वाले दिनों में चीन ताइवान को जबरन हासिल कर लेगा या उस पर हमला करेगा और युद्ध के माध्यम से उस पर कब्जा कर लेगा। चीन की जो इस सरकार है उसकी प्रवृत्ति को देखते हुए ऐसा लगता भी है। पिछले दिनों उन्होंने चीन की सरकार ने अपने समुद्री जहाजी बेड़े वहाँ पर भेजे थे, जिसकी पूरे विश्व में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और अमेरिका सहित तमाम देशों ने इसका विरोध किया था। अमेरिका ने तो वहाँ पे समुद्र में अपनी हलचल भी बढ़ा दी थी। बहरहाल चीन और ताइवान में इस समय तनाव की स्थिति है। तनाव अपनी चरम सीमा पर है और दोनों तरफ से बयानबाजी की जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार 9 अक्टूबर को कहा कि ताइवान के साथ पुनः एकीकरण होगा, लेकिन यह शांतिपूर्वक तरीके से होगा। जबकि इससे पहले चीन ने ताइवान पर हमला करने की धमकी दी थी। एक दिन पहले ही शी जिनपिंग ने हमला करने की धमकी दी थी और उससे पहले उन्होंने अपने समुद्री जहाजी बेड़े भी ताइवान की तरफ भेजे थे, जिससे यह लग रहा था कि चीन ताइवान पर हमला करेगा और उसे जबरन अपने में शामिल कर लेगा। लेकिन एक दिन बाद उन्होंने चीन के राष्ट्रपति ने शांतिपूर्वक पुनः एकीकरण की बात की है। लेकिन जब उन्होंने हमले की धमकी दी थी तब भी ताइवान ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया की थी। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता जेवियर चांग ने कहा था कि ताइवान एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है, वह चीन के जनवादी गणराज्य का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य ताइवान के हाथों में ही सुरक्षित है। इसके अगले दिन रविवार 10 अक्टूबर को ताइवान की राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ताइवान बीजिंग के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, देश अपने लोकतांत्रिक जीवन की रक्षा करेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हम लोग राजनीतिक यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र होने का दावा करता है, जबकि यह द्वीप स्वायत्तशासी है। उन्होंने कहा कि हम लोग राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देते रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ताइवान को चीन द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए मजबूर नहीं करे। हम अपना बचाव करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और दृढ़ इसका प्रदर्शन भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि चीन ने जो रास्ता बनाया है वह न तो ताइवान के लिए एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक जीवन शैली प्रदान करता है, न ही हमारे
2,03,00,000 लोगों के लिए संप्रभुता प्रदान करता है। 2.3 करोड़ आबादी है ताइवान द्वीप की। इसके बारे में वहाँ के राष्ट्रपति ये जिक्र करते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय दिवस पर अपने भाषण में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का आह्वान किया, जो चीन के बढ़ते दबाव को दिखाता है। राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित परेड में ताइवान की रक्षा क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया और इस दौरान राष्ट्रपति साई इंग-बेन ने चीनी सेना के बल प्रयोग को दृढ़ता से खारिज कर दिया। ताइपे के मध्य में प्रेसिडेंशियल ऑफिस बिल्डिंग में आयोजित समारोह के दौरान ताइवान के विभिन्न जाति समूहों से गायकों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस भवन का निर्माण जापानियों ने किया था, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक ताइवान को अपना उपनिवेश बनाए रखा था। तो आपको यहाँ पे बता दें कि 2.3 करोड़ की आबादी वाला ताइवान एक समुद्री द्वीप है। इसके चारों तरफ समुद्र हैं, समुद्र का पानी है और इसका अपना एक इतिहास है। राजसत्ता में इस पर कई राजाओं का शासन रहा है। यह अधिकतर यहाँ पे अधिकतर लोग चीन से ही आकर बसे हैं और यह जापान के भी अधीन रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने ताइवान को आज़ाद कर दिया। इसी बीच चीन में भी सत्ता परिवर्तन होता है, वहाँ कम्युनिस्ट शासन आ जाता है और जो चीन का शासक होते हैं चिंग काई शेक, वो भागकर ताइवान चले जाते हैं। वहाँ पे उनकी शासन होती है और फिर वो ताइवान जापान के कब्जे में आता है, फिर वो उसको मुक्त भी कर देता है। तो उसके बाद जो संधियाँ होती हैं उसमें से कहीं भी यह नहीं मिलता है कि ताइवान पर चीन ने कब्जा किया या उसका कोई शासन रहा या उसकी सरकार ने उस पर कहीं हुआ, या किसी भी तरीके का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। लेकिन चीन बराबर ताइवान पर अपना दावा जताता रहता है और उसका कहना है कि ये चीन का हिस्सा है, जो कि किसी तरह से उचित नहीं लगता है। ताइवान एक स्वतंत्र देश है, उसे स्वतंत्र ही रहने देना चाहिए, लेकिन चीन ऐसा नहीं सोचता है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित करीब दुनिया के 70 देश भी ताइवान के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वह चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध करते हैं। पिछले दिनों चीन ने जब ताइवान की ओर अपना लड़ाकू जहाजी बेड़ा भेजा तो अमेरिका ने भी तीखी प्रतिक्रिया की। यह वही अमेरिका, यही नहीं, अमेरिका ने समुद्र में अपनी हलचल भी बढ़ा दी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तो अमेरिकी सेना के कुछ अधिकारी ताइवान की सेना को पिछले 1 साल से प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, यानी कि अमेरिका ताइवान की सेना को प्रशिक्षण भी दे रहा है। बाकी हथियार वगैरह या जो सैन्य साधन उपलब्ध कराता रहता है वो एक अलग बात है। बेशक ताइवान का पक्ष लेने में इस समय अमेरिका के हित दिखाई दे रहा है, लेकिन एक समय अमेरिका ने ही ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अलग करवाया था और वहाँ पे चीन को पदस्थापित करा था। उस समय अमेरिकी सत्ता ने अपना हित चीन के साथ देखा था और इस समय की सत्ता अपना हित ताइवान के साथ देख रही है। लेकिन कुल मिला के ताइवान के लिए ये अच्छी स्थिति है कि अमेरिका फ़िलहाल उसका समर्थन कर रहा है और ऐसी स्थिति में चीन उस पर कम से कम जबरन तो कब्जा नहीं कर पाएगा। ताइवान के साथ भारत भी खड़ा दिखाई दे रहा है और इसकी एक मूल वजह यह है कि चीन और भारत के भी रिश्ते इस समय ठीक नहीं हैं। चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण भारत से भी उसके संबंध कटु हो गए हैं। दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव की स्थिति है। चीन ने कई जगहों पर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे दोनों देशों के रिश्तों में
खटास बन गई है। और ऐसी स्थिति में भारत का ताइवान को समर्थन करना कूटनीतिक लिहाज से उचित ही है, और वह इस माध्यम से एक तरीके का दबाव भी डालना चाहता है चीन पर, जो कि उचित ही है, लेकिन इसमें ताइवान का भला है। अब जान लेते हैं ताइवान का इतिहास। जब ताइवान का इतिहास जान लेंगे तो इसके वर्तमान के जो चीन और ताइवान के जो संबंध हैं, जो दुनिया के संबंध हैं, उसका भी पता चलेगा। तो ये एक विकिपीडिया के लेख के अनुसार हम आपको ये चीन और ताइवान का जो इतिहास है, खास करके ताइवान का जो इतिहास है उसके बारे में बताएंगे। चीन यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन को जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं, और ताइवान है रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते हैं दोनों देश, दोनों स्वयं को आधिकारिक चीन मानते हैं, मतलब दोनों ही देश अपने को चीन मानते हैं, और इन मुख्य भूमि चीन और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते रहते हैं। व्यवहारिक तौर पर ताइवान ऐसा द्वीप है जो 1950 से ही स्वतंत्र रहा है, लेकिन चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता है। एक और जहां ताइवान स्वयं को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मानता है, वहीं चीन का मानना है कि ताइवान को चीन में शामिल होना चाहिए, और फिर इसके लिए चाहे बल प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। चीन में वर्ष 1644 में चिंग वंश सत्ता में आया, और उसने जो है चीन का एकीकरण किया। वर्ष 1895 में चिंग ने ताइवान द्वीप को जापानी साम्राज्य को सौंप दिया। 1895 में 1911 में चिन्हाय क्रांति हुई, जिसमें चिंग वंश को सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद चीन में कामिंगतांग की सरकार बनी। जितने भी इलाके चिंग राजवंश के अधीन थे वह कामिंगतांग सरकार को मिल गए। कामिंगतांग सरकार के दौरान चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया था। वर्ष 1683 से 1895 तक मुख्य भूमि चीन पर ताइवान का शासन था। वर्ष 1895 में जापान ने प्रथम चीन जापान युद्ध जीता। युद्ध के बाद ताइवान जापान के नियंत्रण में आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद पार्ट्स डैम 1945 और काहिरा 1946 की घोषणाओं के अनुसार ताइवान पर राष्ट्रवादी कामिंगतांग पार्टी का अधिकार फिर से मान लिया गया। अगले कुछ वर्षों में चीन में हुए गृह युद्ध से माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कामिंगतांग पार्टी को पराजित कर दिया। 1949 में कम्युनिस्टों से हार के बाद राष्ट्रवादी कामिंगतांग पार्टी ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई। चीन में सत्ता में आ चुके कम्युनिस्टों की नौसैनिक शक्ति अत्यंत क्षीण थी, कमज़ोर थी या ना के बराबर थी। इस कारण वह वहाँ पे हमला नहीं कर सकते। माओ त्से-तुंग की सेना समुद्र पार करके ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर सकी, क्योंकि बता दें कि ताइवान मतलब एक समुद्री द्वीप है, चारों तरफ पानी है, और उसके लिए आपको समुद्री सेना का होना बहुत ज़रूरी है, और उस समय माओ त्से-तुंग के पास ये नहीं थी, तो इसलिए जो ताइवान है वह चीन से अलग और आज़ाद रहा। वर्ष 1951 में सैन फ्रांसिस्को की संधि के अनुसार जापान ने ताइवान से अपने स्वाधिकारों को समाप्त घोषित कर दिया, और 1952 में ताइपे में चीन जापान संधि वार्ता हुई, किंतु किसी भी संधि में ताइवान पर चीन के नियंत्रण का कोई संकेत या प्रमाण या तथ्य नहीं मिलता है। इस बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि जापान ने ताइवान किसको दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट सत्ता में थे और ताइवान में कामिंगतांग का शासन था। माओ का मानना था कि जीत जब उनकी हुई है तो ताइवान पर उनका अधिकार है, जबकि कामिंगतांग का कहना था कि बेशक चीन के कुछ हिस्सों में उनकी हार हुई है, मगर वही आधिकारिक रूप से चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 1970 के आसपास डेंग सियाओपिंग ने चीन के शासन की बागडोर संभाली। उन्होंने एक देश दो प्रणाली
वन कंट्री टू सिस्टम नीति प्रस्तावित की। डेंग की इस योजना का मुख्य उद्देश्य चीन और ताइवान को एकजुट करना था। इस नीति के माध्यम से ताइवान को उच्च स्वायत्तता देने का वादा किया गया था। इस नीति के तहत ताइवान चीनी संप्रभुता के अंतर्गत अपनी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का पालन कर सकता है, एक अलग प्रशासन चला सकता था और अपनी सेना रख सकता है। हालांकि ताइवान ने कम्युनिस्ट पार्टी के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। 1971 तक ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का भी हिस्सा था। शीत युद्ध के दौरान ताइवान को अमेरिका का पूर्व समर्थन हासिल हुआ था, किंतु फिर स्थितियां एकदम बदल गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन को पहचान दी और कहा कि ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हटना होगा। इस प्रकार 1971 से चीन सुरक्षा परिषद का हिस्सा हो गया और 1979 में ताइवान की संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक मान्यता खत्म हो गई 1979 में। वास्तव में 1970 में आर्थिक प्रगति के बाद अमेरिका नए बाजार तलाश रहा था और उस समय चीन की आबादी 60 करोड़ थी, जबकि ताइवान की केवल 1 करोड़ के आसपास थी। ऐसे में अमेरिकी व्यापारी चाहते थे कि अमेरिका चीन को मान्यता दे ताकि इन व्यापारियों को वहाँ पे बाजार मिले और इस तरह ताइवान यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया। ऐसा नहीं है कि ताइवान विश्व समुदाय से पूरी तरह कट गया है और वह उपेक्षित हो गया है। कूटनीतिक तौर पर अकेला पड़ जाने के बावजूद ताइवान की गिनती एशिया के सबसे बड़े कारोबारी देश के तौर पर होती रही है। यह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उत्पादन के मामले में दुनिया का अग्रणी देश है और इसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत है। इस समय लगभग 80 देशों से ताइवान के साथ आर्थिक संबंध हैं, भले ही वह स्वतंत्र रूप से उसे मान्यता नहीं देते हों, लेकिन उसका 80 से अधिक देशों से व्यापार हो रहा है। उधर ताइवान तो ये स्थिति है और कहीं से भी प्रमाण नहीं मिलता है कि ताइवान चीन का हिस्सा रहा है या ताइवान को चीन का हिस्सा हो जाना चाहिए। जब वह एक अलग देश है और वहाँ पर एक अलग तरीके की लोकतांत्रिक प्रणाली है तो उसको अलग ही रहने देना चाहिए और किसी भी देश को जबरन इस तरीके से किसी भी देश को हासिल नहीं करना चाहिए। वैसे भी भौगोलिक रूप से भी ताइवान चीन से एक अलग द्वीप है और उसको स्वतंत्र ही रहना चाहिए। इसमें चीन को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना उसे जबरन कब्जा करना चाहिए और दुनिया के देशों को भी ताइवान का समर्थन करना चाहिए। और अगर चीन ताइवान पे जबरन कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसको विफल करने का भी प्रयास करना चाहिए दुनिया के देशों को। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बांटिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।